करगिल विजय दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख को एक ऐसी परियोजना की सौगात दी जिससे पड़ोसी देश चीन की नींद उड़ने वाली है। ये कोई साधारण सुरंग नहीं है, बल्कि इसकी खास बात यह है कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजने वाला है। और पीएम मोदी ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे शिनकुला टनल परियोजना का पहला विस्फोट किया। शिनकुला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी होगी और इसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर 15,800 फीट की ऊंचाई पर हो रहा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। और इसकी मजबूती ऐसी होगी कि इस पर मिसाइल हमलों का भी असर नहीं होगा। साथ ही इस टनल के बनने से लद्दाख हमेशा देश से जुड़ा रहेगा। शिनकुला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। शिनकुला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। साथ ही ये टनल आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। शिनकुला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। साथ ही ये टनल रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसे चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अहम माना जा रहा है। एलएसी के पास चीन ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है और चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए भारत ने भी अपनी नीति बदली और सीमाई इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। बीते 3 सालों में सड़कें, सुरंग, सैनिकों की रिहाइश, हेलीपैड और एयरफील्ड समेत कई मोर्चों पर लगातार उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। सामरिक महत्व की मनाली दारचा पदुम नीमू ले सड़क पर बन रही विश्व की सबसे ऊंची शिनकुला टनल 1700 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इस टनल से चीन सीमा तक पहुंचने में भारतीय सेना को आसानी होगी। शिनकुला टनल बनने से मनाली करगिल और मनाली लेह सामरिक मार्ग पर 12 महीने सेना के लिए आसानी होगी। इस टनल को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख से पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देगा। करगिल विजय दिवस पर लद्दाख से पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को पहले भी हमारे वीर जवानों ने कड़ा जवाब दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंक के आकाओं को संदेश दिया कि उनके नापाक मंसूबों को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कई हमले किए, जिसका भारत की सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के द्रास सेक्टर पहुंचे और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा। करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने लद्दाख के द्रास सेक्टर पहुंचे। करगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के दौरान पीएम मोदी काफी भावुक नजर आए। खाकी रंग का कोट पहने पीएम मोदी द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीदों को नमन करने के बाद उन्होंने शहीदों के नाम वाले बोर्ड को देखा और सैनिकों को संबोधित करते हुए अग्निपथ योजना को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आएगा। अग्निवीर योजना पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने उनके सवालों का जवाब दिया तो विपक्ष ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पे खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है और प्रधानमंत्री जी उसके दोषी होंगे। फिर 4 साल बाद रिटायर होने के बाद उनके जीवन का कोई यापन का साधन नहीं, पेंशन नहीं, सब कुछ साबित हो चुका है। तो वहीं बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दल युवाओं के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। अग्निवीर योजना की शुरुआत 16 जून 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का सेवा काल 4 साल का होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। दिल्ली रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और इसके लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को बांटना चाहते हैं। डिवाइड बंगाल, टू डिवाइड बंगाल मींस डिवाइड आवर कंट्री इंडिया। वी डोंट सपोर्ट दिस। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि बैठक के दौरान अगर उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा तो वो जरूर बोलेंगी, नहीं तो विरोध जताकर वापस आ जाएंगी। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। INDIA गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी के बाद हेमंत सोरेन दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला किया। दरअसल इस बैठक में INDIA गठबंधन वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया, जिनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री शामिल हैं। नीति आयोग की 9वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में राज्यों के CM, उपराज्यपाल शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर है कि दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले योगी आदित्यनाथ कल होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के भी शामिल होने की खबर है, लेकिन वो अलग आएंगे। और बैठक के बाद सीएम योगी की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है। हालांकि मुलाकात के दौरान किन बातों पर चर्चा होगी इसका तो फिलहाल पता नहीं चला, लेकिन बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान उपचुनाव के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात के दौरान उपचुनाव के लिए टिप्स दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने 4 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। क्योंकि मिल्कीपुर सीट अयोध्या में ही आती है और राम मंदिर बनवाने के बावजूद बीजेपी यहां से लोकसभा चुनाव हार गई और इसी सीट से समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए और उन्होंने विधायकी छोड़ दी, तभी से ये सीट खाली है। अब बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मिल्कीपुर सीट को हर हाल में जीत लिया जाए। इसीलिए बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपने 4 मंत्रियों को काम पर लगा दिया। बीजेपी ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संसदीय कार्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, खेल मंत्री गिरीश यादव और खाद्य रसद मंत्री सतीश शर्मा को इस सीट पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी मिलते ही सभी 4 मंत्री एक्टिव भी नजर आए और सभी अयोध्या पहुंच गए। इस दौरान अयोध्या से लेकर चुनाव हारने वाले पूर्व सांसद लल्लू सिंह से भी योगी के 4 मंत्रियों ने मुलाकात की और हार की वजह जानी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक बड़ा ऐलान कर डाला। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अयोध्या की हार दुखद है, लेकिन हम मिल्कीपुर सीट हर हाल में जीतेंगे। और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बीजेपी की हार पर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि विपक्ष ने अयोध्या की जनता को गुमराह किया। मोदी सरकार संविधान बदल देगी ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई गईं और इसी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ और बीजेपी फैजाबाद सीट नहीं जीत पाई।
सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि हमारा संविधान बदलने का इरादा नहीं है और जनता हमें जान गई है और इस बार जनता अफवाह फैलाने वालों को जवाब देगी। ये सिर्फ गफलत पैदा करने की कोशिश हुई है और वो हम साफ करेंगे जनता को। पार्लियामेंट की चर्चाओं में बहुत सारी चीजें इधर साफ हुई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के बहाने आज फिर योगी सरकार पर हमला बोल दिया और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बता दिया। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी के अंदर चल रही मतभेद की खबरों पर कटाक्ष किया। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके अखिलेश यादव बीजेपी को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह समाजवादी पार्टी को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने के लिए अखिलेश यादव ने कवायद शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। खबर है कि सबूत इकट्ठा होने के बाद पार्टी उन बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव के दौरान ऐन वक्त पर पाला बदलने वाले विधायकों से काफी खफा हैं और यही वजह है कि वो इन नेताओं की सदस्यता रद्द करवाने की कोशिश में है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के दौरान कई विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था, जिनमें मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, राकेश पांडे, आशुतोष मौर्य का नाम शामिल है। बागी विधायकों का दल बदल विरोधी कानून के आधार पर सदस्यता खत्म कराने के लिए समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी की ये पेशी गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि मामले में हुई, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। इससे पहले पेशी के लिए जैसे ही राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे, वहां मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी कोर्ट के अंदर चले गए, जहां उन्होंने बयान दर्ज करवाते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर राहुल गांधी को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। तो मैं इस घटिया हरकत के भाजपा की निंदा करता हूं, पर कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करता हूं। चूंकि अदालत ने संज्ञान ले लिया है, अदालत ने समन दिया है, तो उसके पालन में श्री राहुल गांधी वहां गए। सुनवाई के बाद राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल गांधी लखनऊ वापस लौट रहे थे और इसी दौरान जब उनका काफिला कूरेभार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचा तो चारों तरफ हलचल मच गई। उनका काफिला अचानक चौराहे के पास रुका और अपनी गाड़ी से उतरकर राहुल गांधी एक मोची की दुकान पर पहुंच गए। इस दौरान राहुल गांधी काफी देर तक उस दुकान पर रुके रहे और दुकानदार से बातचीत करते नजर आए। दुकान पर राहुल गांधी जूतों को ठीक करते भी दिखाई दिए। बताया ये जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी ने उस दुकानदार से व्यापार के बारे में बातचीत की और फोटो भी खिंचवाई। बातचीत के बाद उनका काफिला आगे बढ़ गया। अगली खबर का रुख करेंगे। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने वाले मामले में यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि नाम लिखने पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को सख्त आदेश दिया कि किसी दुकानदार को जबरन दुकान के बाहर नाम लिखने के लिए मजबूर न करे। अदालत ने कहा कि अगर कोई दुकानदार अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो उसे हम नहीं रोकेंगे। कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश है कि किसी भी दुकानदार को नाम लिखने के लिए मजबूर न किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी। कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है।
हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया गया। यूपी सरकार ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें दुकान के बाहर दुकानदारों का नाम लिखवाने के पीछे सरकार ने कई वजह गिनवाई। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने आदेश इसीलिए लागू किया था ताकि गलती से भी कांवड़िए किसी दुकान से ऐसा ना खा ले जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। सरकार ने कहा कि कांवड़ियों को ये पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं और कहां खा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में शांति, सुरक्षा और पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश लेकर आए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कांवड़ियों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद ही सरकार दुकानों के बाहर नाम लिखने वाला फैसला लेकर आई। योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि कई बार दुकान मालिक का नाम दुकान पर न लिखा होने की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा रहती है और जब ग्राहक को पता चलता है कि दुकान दूसरे समुदाय के व्यक्ति की है और दुकान पर नॉनवेज भी मिलता है तो वहां झगड़े की स्थिति बन जाती है और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े और कांवड़ियों की शुद्धता बनी रहे, इसीलिए सरकार ने दुकानों के बाहर दुकान मालिक का नेम प्लेट लगवाने का फैसला लिया है। जी न्यूज़।